हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर डीसी मोटर के बारे में। ओके, हमने यूनिट नंबर 3 में इनसे पहले स्टार्टिंग में क्या देखा था, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का जो अपोजिट काम है ना, वो कौन करेगा? डीसी मोटर करेगा। तो जनरेटर को क्या करना है, मैकेनिकल वर्क हम कुछ करते हैं तो हमें वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके देता है ना। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके अंदर? डीसी जनरेटर के अंदर। जनरेटर यानी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है किसको? मैकेनिकल एनर्जी को। उससे उल्टा क्या हो गया, डीसी मोटर का काम क्या है? ये मोटर है हमारी, तो इनपुट में क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी। हमारे घर पे, सभी के घर पे ये मोटर रहती है पानी की। तो वो मोटर अपने आप पानी निकालती है क्या? नहीं निकालती ना। कब निकालती है? उसको हम सप्लाई देंगे तब ना। सप्लाई दिया मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, तो उसने पानी निकाल के दिया, तो वो क्या हो गया? एक मैकेनिकल वर्क हो गया, राइट। तो मोटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाना, बराबर है। જે આપણે ડીસી જનરેટરની અંદર જોયું હતું, બસ તેનાથી ઊંધું કામ કરે છે। सिंपल। तो यहाँ पे भी लिखा है डीसी मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, दस इट्स फंक्शन इज अपोजिट टू द डीसी जनरेटर, राइट। यहाँ पे उसका एक सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो क्या है देखो यहाँ पे, अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये हमारा मैग्नेट है, एन एन एस जो है, वो मैग्नेट की वजह से क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या रखेंगे? कंडक्टर रखेंगे। मतलब ये जो है ना, ये हमारा कंडक्टर है, तो कंडक्टर रखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, when placed in a magnetic field is acted upon by a mechanical force। तो उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स लगता है। वो कैसे? तो देखो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, अ कॉइल ABCD, मतलब ये कैरीज अ करंट ऑफ आई एम्पियर। उसमें से कितना करंट पास हो रहा है? आई एम्पियर, राइट, कंडक्टर में से, इन द डायरेक्शन A to B, मतलब ये डायरेक्शन में A to B। लेंथ ऑफ द कंडक्टर AB, ये AB कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L मीटर। इफ द फ्लक्स डेंसिटी इज B वेबर पर मीटर स्क्वायर, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज, ये सब कुछ है, तो जो फोर्स लगता है ये कंडक्टर के ऊपर, वो कितना होता है? तो इतना होता है। F इक्वल टू क्या है? BIL न्यूटन। फोर्स का एकम क्या आता है? न्यूटन, बराबर। तो फोर्स જે લાગે છે કેટલો હોય છે? BIL, ત્રણનો ગુણાકાર। B मतलब ફ્લક્સ ડેન્સિટી, I મીન્સ જે કંડક્ટરમાંથી કરંટ પાસ થાય તે, અને L મીન્સ એ કંડક્ટરની લંબાઈ, અહીંયા આપણે AB ની કહી છે, બરાબર છે। ચાલો, તો હવે એ જે ફોર્સ લાગશે, ખ્યાલ આવી ગયો તમને? मतलब મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર આપણે જ્યારે કંડક્ટર મૂકીએ છીએ અને કંડક્ટરમાંથી જ્યારે કરંટ પાસ થાય છે, ત્યારે મોટર આપણે, मतलब જ્યારે મોટરને આપણે કરંટ આપીએ, मतलब કે પાવર આપીએ, સ્વિચ ઓન કરીએ, તો અંદરથી કરંટ પાસ થશે અને મોટર ફરશે તો જ પાણી કાઢશે। नॉर्मल एग्जाम्पल, राइट। सो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कंडक्टर है, उसमें से जब करंट पास होता है तब उसके ऊपर हमने बोला फोर्स लगता है। ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है, वो डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है। तो हम कहाँ से कर सकते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, राइट। उससे पहले हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी देखा था। कंफ्यूज मत होना, सभी एक साथ लिख के आप उसको समझना कि कौन सा रूल क्या फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, गेटिंग। यहाँ पे क्या करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसमें जो थंब है, देन 4 फिंगर है, मतलब पहली और मिडल फिंगर, ये तीनों फिंगर मतलब लेफ्ट हैंड लेना है, राइट। तो तीनों फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करके रखो कि हर एक दूसरे से क्या आ गया है? परपेंडिकुलर, परस्पर लंब आवे ए रीतना एने આપણે ખેંચીને પકડવા રાખવાની છે, બરાબર। किस तरह से वो आपको फिगर के थ्रू बताता हूँ। देखो ये लेफ्ट हैंड में, राइट। तो देखो
ये जो पहली फिंगर है ना, ये आपकी 4 फिंगर, उसको कौन सी डायरेक्शन में रखनी है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो डायरेक्शन में रखनी है। और जो करंट पास होता है ना जो भी डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में हमारी ये जो मिडल फिंगर है ना उसको रखनी है। तो ये जो हमारा थंब है, अंगूठा, वो क्या बताएगा, हमारा फोर्स की डायरेक्शन, कि कौन सी डायरेक्शन में कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा वो बताएगा। मतलब कौन फोर्स लगेगा तो वो डायरेक्शन में वो घूमने लगेगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो ये बात हुई लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, फ्लेमिंग्स, राइट। सो ये 4 फिंगर को हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में। तो ये जो थंब की डायरेक्शन क्या बताएगा, हमारा फोर्स बताएगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा वो। तो ये सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने फिगर के थ्रू बताया। फिगर के थ्रू आप समझाओ तो बहुत ईजी रहेगा, राइट। अब जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो बात करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो जो कंस्ट्रक्शन जो है ना डीसी मोटर का, जो हमने डीसी जनरेटर में जो देखा है ना, बस वही है। डिफरेंस क्या है, तो दोनों में सेम है। तो कंस्ट्रक्शन कैसा है, डीसी मोटर का डीसी जनरेटर जैसा ही ये सेम ही है। फर्क कहाँ पे है, उसका ऑपरेशन में, राइट। डीसी जनरेटर व्हेन ड्रिवन बाय प्राइम मूवर जनरेट्स ईएमएफ, करंट फ्लोज थ्रू द लोड। मतलब उसमें क्या होता है डीसी जनरेटर में, हम उसको घुमाते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है और लोड में से करंट पास होता है, राइट। और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। और यहाँ पे क्या होता है डीसी मोटर में, उसको कनेक्ट करना रहता है किसके साथ, सप्लाई के साथ, ओके। एंड देन वो रन होती है और मैकेनिकल लोड होता है, उसको क्या करती है, वो ड्राइव करती है। तो पूरा ऑपरेशन जो है वो पूरा उल्टा है। बाकी कंस्ट्रक्शन कैसा है, सेम ही है। तो यहाँ पे एक छोटे से पैराग्राफ में उसका वर्किंग दिया है। तो क्या है देखो, हमने देखा था कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग है, मेन आर्मेचर पोर्शन आता है, और एक जो है वो फील्ड सिस्टम आती है, राइट। दो मेन सिस्टम आती है, फील्ड सिस्टम एंड आर्मेचर सिस्टम। तो फील्ड सिस्टम में फील्ड वाइंडिंग भी होती है और आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग भी होती है। तो देखो, करंट फ्लोज थ्रू द फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग। सो जब करंट जो है वो फील्ड વાઇન્ડિંગ અને આર્મેચર વાઇન્ડિંગમાંથી પસાર થશે ત્યારે શું થશે, વેન मोटर इज कनेक्टेड टू द डीसी सप्लाई। कि जब डीसी सप्लाई के साथ मोटर को कनेक्ट करेंगे तब ये होगा, राइट। चलो करंट पास होगा वाइंडिंग में से उसकी वजह से क्या होगा, ये वाइंडिंग में से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो प्रोड्यूस होगी, गेटिंग, प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द, सोइंग लिखा है लेकिन फ्लोइंग थ्रू द फील्ड वाइंडिंग, राइट। जब करंट जो है वो फील्ड वाइंडिंग में से पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और मैकेनिकल फोर्स एंड हैंस टॉर्क इज प्रोड्यूस ऑन आर्मेचर एज अ आर्मेचर वाइंडिंग कैरीज करंट। तो आर्मेचर वाइंडिंग भी करंट को कैरी करती है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक मैकेनिकल फोर्स, और उसकी वजह से फोर्स लगता है, उसकी वजह से जो हमारा आर्मेचर है ना वो रोटेट होना स्टार्ट होता है, गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो एक सिंपल सा वर्क हुआ, वो रोटर स्टार्ट हो गया काम करना, तो वो मोटर मतलब घूमने लगी, तो वो ऑन हो गई, तो वो जो भी काम करना है वो हम करेगी। पानी निकालने के लिए यूज़ करते तो वो पानी निकालेगी, राइट। तो ये सिंपल सा वर्किंग है। अब बात है टाइप्स ऑफ डीसी मोटर की, तो वो भी जनरेटर जैसा ही है। मेनली 3 टाइप की है। पहली जो है वो है शंट मोटर, देन दूसरी है वो सीरीज मोटर, एंड तीसरी है वो क्या है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, एंड फोर्थ है वो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये हमने देखा ही है ऑलरेडी डीसी जनरेटर के अंदर, शंट एंड सीरीज। देन कंपाउंड आता है, कंपाउंड में भी 2 टाइप आते हैं ना, कम्युलेटिव एंड डिफरेंशियल। तो बस ये 4 टाइप की ये मोटर ये आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है टाइप्स ऑफ मॉडल, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये एप्लीकेशन डीसी मोटर की। तो जो सन टाइप की जो मोटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखी है और यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी है। तो आपको मेन एप्लीकेशन पूछी जाए तो आपको बस यही याद रखो, ये याद रखने की ज़रूरत है नहीं। तो वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो शॉर्ट में याद रखो। तो क्या भाई, कांस्टेंट स्पीड लाइन शाफ्ट, लेथ, सेंट्रीफ्यूगल पंप, मशीन टूल्स, ब्लोअर एंड फैन, रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो यहाँ सारी जगह पे क्या यूज़ होती है, सन। ये मोटर पे डिपेंड करता है, मोटर की जितनी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक जो भी चीज़ में है वो वहाँ पे यूज़ होती है, राइट।
सो ये सिर्फ याद रखने की बात है, इसको डिटेल में समझना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन पूछी जाती है तो शायद 2 मार्क्स में आती है, तो आपको वही याद रखना है। अब सीरीज़ है वो कहाँ पे यूज़ होती है? इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर। सो शंट है तो हमने देखा था ना कि वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो वो एप्लीकेशन में यूज होती है। सीरीज में ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक ट्रेन, देन ट्रॉली जब कार होती है वो, क्रेन होती है, कन्वेयर जो होता है कन्वेयर बेल्ट, बस सभी जगह पे सीरीज यूज होती है, राइट। देन कम्युलेटिव कंपाउंड, तो इसमें क्या होता है कि हाई टॉर्क लोड को इंटरमीडिएट करने के लिए यूज़ होता है। देन शेयरिंग एंड पंचिंग मशीन में यूज़ होता है। एलिवेटर, कन्वेयर, हैवी प्लानर, रोलिंग मशीन होता है, उसमें कंप्रेसर होता है, एयर कंप्रेसर उसमें यूज़ होता है, राइट। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। ये बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक दी है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूज़ होता है। लेकिन हमें एप्लीकेशन पूछी जाए तो हमें सिर्फ यही लिखने हैं, राइट। अब डिफरेंशियल कंपाउंड है वो कहाँ पे यूज़ होता है? यूज़ फॉर लाइट लोड, मतलब थोड़े लाइट मतलब कम लोड है ना, वहाँ पे यूज़ होता है। लोड वेयर कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर, जस्ट फॉर एग्जांपल क्या लिखा है? पेपर मिल ड्राइव, तो जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहाँ पे ये यूज़ होता है। एग्जांपल क्या दिया हुआ है? पेपर मिल ड्राइव। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मत याद रखना, ये टाइप्स ऑफ डीसी मोटर वो आप डीसी जनरेटर करोगे तो उसके ऊपर से नाम याद रह जाएगा, और यहाँ पे ये सभी टाइप की जो मोटर है उसके ये एप्लीकेशन जितनी याद रहे इतनी याद रखो। 2 मार्क्स में आ सकती है एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। वैसे एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर बहुत आईएमपी है, और टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया हुआ ही है, राइट। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो डीसी मोटर का काम क्या है वो, दूसरी चीज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है, राइट। बाकी तो कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन तो डीसी जनरेटर जैसा ही है, ऑपरेशन अलग है, वर्किंग भी शॉर्ट में है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? ये टाइप्स एंड एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मोस्ट 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 आईएमपी समझ लो, ओके। 2 मार्क्स में भी आता है, या तो मोस्टली है ना 3 या 4 मार्क्स में आता है। आपको लगता है बस इतना पैराग्राफ 3-4 मार्क्स में, हाँ, लेकिन आता है। क्या है? नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर। सो ये हमने ऑलरेडी स्टार्टर जो है ना, हम बोलते हैं ना स्टार्टर, वर्ड बहुत सुना है हमने। तो डीसी मोटर के अंदर ये स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो हमें देखना है। सो बुक में कम दिया है, हम डिटेल में तो नहीं देखेंगे, लेकिन मैं इतना ओवरव्यू दे दूंगा अच्छी तरह से, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, व्हेन आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर रोटेट्स, ओके। अब वो कब रोटेट होता है वो तो हमने देखा, जब फील्ड वाइंडिंग में से जब डीसी करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसकी वजह से फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स किस पे लगता है? आर्मेचर पे। तो आर्मेचर हमारा रोटेट होता है, राइट। सो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन आर्मेचर ऑफ द डीसी मोटर रोटेट, जब आर्मेचर रोटेट होता है तो क्या होता है? बैक ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन आर्मेचर। ईएमएफ तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन कौन सा? बैक। तो ईएमएफ को हम इसे डिनोटेट करेंगे, और बैक है तो हम क्या लिखेंगे? बी, ई बी। मतलब ये क्या हो गया? बैक ईएमएफ। उसको बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो जो हम सप्लाई देते हैं ना उसकी डायरेक्शन से अपोजिट होती है, राइट। तो क्या लिखा है? बैक ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द आर्मेचर। सो आर्मेचर के अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, द डायरेक्शन ऑफ विच इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। जो मैंने बोला वो, कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? जो हम अप्लाई करते हैं ना वोल्टेज, मेन सप्लाई करते हैं ना, उससे ऑपोजिट होगी। गेटिंग? सो यहाँ पे है, मैं फिगर में बताता हूँ। देखो ये सिंपल सी मैंने बताई है, ये एक आर्मेचर है हमारा, ओके। और ये आर्मेचर के जो ये 2 टर्मिनल से हमने क्या कनेक्ट, 2 टर्मिनल के बीच में क्या सप्लाई दिया है? वी। तो उसकी डायरेक्शन देखो प्लस माइनस ये है, ओके। नाउ सी, ये आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है वो लिखा है यहाँ पे ईबी, और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? देखो उल्टी डायरेक्शन है। ये सप्लाई की डायरेक्शन होती है, उससे अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है? ये बैक ईएमएफ की।
उसकी वजह से जो करंट जो पास होता है ना उसमें से, वो भी ये डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये आर ए क्या है, आर ए जो है वो एक्चुअली क्या है, आर्मेचर का रजिस्टेंस है, वो एक्चुअली बहुत कम होता है। सो मैं आगे बताता हूँ एक छोटा सा इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखा है वो हम पहले देख लेते हैं। तो हम कहाँ तक आए थे यहाँ तक, द करंट इन द आर्मेचर इज प्रोपोर्शनल टू द लोड। सो आर्मेचर के अंदर जो भी करंट होगा ना वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा, लोड के प्रोपोर्शनल में, राइट। ओके, जो भी लोड कनेक्ट हुआ है आर्मेचर के बाद, जो भी लोड कनेक्ट होगा उसके साथ बस उसके प्रोपोर्शनल में होगा। नाउ व्हेन मोटर इज स्विच ऑन, हम मोटर को ऑन करते हैं तब क्या होता है, वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ इज जीरो एज द बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। सो क्या है कि जब स्टार्टिंग में हम मोटर को ऑन करते हैं तब उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी, और हमारा जो बैक ईएमएफ है ना, मतलब ईबी, वो क्या है, उसकी स्पीड के प्रोपोर्शनल में, मतलब એની સ્પીડ પર એ આધાર રાખે છે। જેટલી સ્પીડ વધશે તેટલો તમારો બેક ઈએમએફ વધતો જશે। સમજ પડી? તો સ્ટાર્ટિંગમાં સ્પીડ કેવી હશે, જ્યારે આપણે જસ્ટ ઓન કર્યું બટન તો ત્યારે સ્પીડ કેટલી હશે, જીરો હશે। તો તમારો બેક ઈએમએફ જે છે એ પણ કેવો હશે, તમારો જીરો। ખબર પડી ગઈ? सो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हेन द मोटर इज स्विच ऑन द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ इज जीरो एज द बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। उसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में जब हम ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में इनिशियली हम लेते हैं टी इक्वल टू जीरो टाइम पे, मान लो कि हमारी जो स्पीड है मोटर की, मैं बोलता हूँ एन, वो क्या है, जीरो है, और वो किसके प्रोपोर्शनल में है, बैक ईएमएफ के। तो बैक ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे, सो होल द सप्लाई वोल्टेज इज गिवन टू द आर्मेचर। तो पूरा का पूरा जो सप्लाई वोल्टेज है वो किसको मिलेगा, आर्मेचर को मिलेगा। एंड हाई करंट फ्लोज थ्रू द आर्मेचर एट अ स्टार्टिंग। सो इनिशियली जब हम ऑन करते हैं मोटर, मतलब स्टार्टिंग में, उसमें से बहुत ज़्यादा करंट जो है ना आर्मेचर में से वो पास होगा। ओके, सो द आर्मेचर गेट्स ओवर हीटेड। तो उसकी वजह से क्या होता है, आर्मेचर ओवर हीटेड, मतलब એ જે ગરમ થવું જોઈએ એના કરતાં વધારે ગરમ થઈ જશે, રાઈટ। ઓકે, સો લાર્જ કરંટ કોઝિસ ટેમ્પરરી વોલ્ટેજ ડ્રોપ ઇન ધ લાઇન, સો સ્પીડ ઓફ ધ અધર મોટર कनेक्टेड टू दैट लाइन इज डिक्रीज मोमेंटरीली। तो दूसरा भी एक चीज़ होती है, क्या होती है कि जो लाइन होती है ना उसमें से जो ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, लार्ज करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो वो लाइन में जो और कोई मोटर कनेक्ट की होती है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो द स्टार्टिंग करंट शुड बी लिमिटेड। सो स्टार्टिंग में जो करंट फ्लो होता है उसको लिमिट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारी मोटर को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो उसकी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार्टर को। पता चला? तो जब हम मोटर को ऑन करते हैं तब बहुत बड़ी अमाउंट में करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से आर्मेचर जो है वो ओवर हीटेड हो जाता है, और उससे बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार्टर। पता चला आपको? अब मैं आपको इक्वेशन के थ्रू समझाता हूँ। देखो ये छोटा सा इक्वेशन है, मैं और एक अलग तरीके से लिखता हूँ। ये करंट में लिखता हूँ, आई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी, ये आई ए, तो ये ई बी, एक काम करते हैं इनको राइट साइड ले लेते हैं, चलो लेफ्ट साइड, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, ई बी प्लस आई ए आर ए हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी। वी टी की जगह पे वी लिखूंगा, यहाँ पे वी है तो राइट। सो आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ, वी माइनस ई बी डिवाइड बाई आर ए होगा। सो मैं आई ए यहाँ से लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, वी मतलब सप्लाई वोल्टेज माइनस ये बैक ई एम एफ डिवाइडेड बाई आर ए, आर्मेचर रजिस्टेंस। तो एक्चुअली आर्मेचर रजिस्टेंस बहुत कम होता है, 1 ओम से भी कम होता है। तो ये हुआ। तो जब हम मोटर ऑन करेंगे तो करंट स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग में जब हम मोटर ऑन करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड है वो जीरो होगी,
ओके, एन उसको बोलता हूँ मैं एन, वो किसके प्रोपोर्शनल में है, बैक ईएमएफ। तो स्पीड जीरो होगी, घूमेगी नहीं, तो वो ये बैक ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम ये बैक ईएमएफ जीरो रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वी बाय आर आएगा। और आर ए की जो वैल्यू है वो बहुत कम आती है, बहुत स्मॉल आती है, राइट, लेस देन 1 ओम जितनी। तो सप्लाई वोल्टेज है ना वो पूरा डिपेंड करता है आई ए। तो यहाँ पे जो भी सप्लाई वोल्टेज देते हैं वो आर्मेचर के अक्रॉस में चला जाएगा पूरा का पूरा वोल्टेज। तो उसकी वजह से ये करंट जो है, आर्मेचर करंट, वो बहुत ज़्यादा फ्लो होगा स्टार्टिंग में। ओके, तो उसकी वजह से आर्मेचर हमारा गर्म हो जाता है, ओवर हीटेड हो जाता है, गेटिंग, तो वो डैमेज भी हो सकता है। तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टार्टर को यूज़ करना पड़ता है। तो स्टार्टर क्या करता है, ये स्टार्टिंग में जो ये बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है ना उसको कंट्रोल करता है। ओके, ये जो आर्मेचर करंट है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ्लो होना लगता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्टार्टर यूज़ होता है। पता चला। तो ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। आप कोई भी पेपर में देखोगे नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर, तो आप ये फिगर ड्रॉ करके भी बता सकते हो, ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, राइट। बुक में है नहीं लेकिन मैंने आपको बताया है कैसे वो गेटिंग। पता चला, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सो ओके, आर्मेचर के अंदर क्या हुई प्रोड्यूस होता है, हम सप्लाई देते हैं आर्मेचर के अक्रॉस में, तो बैक ईएमएफ याद रखना। और बैक ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो हमारा सप्लाई वोल्टेज से क्या होगी, ऑपोजिट होगी, गेटिंग। और स्टार्टिंग में ये बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्पीड, મોટર की સ્પીડ છે બરાબર ને, ડાયરેક્ટ મોટરની સ્પીડ સાથે સંકળાયેલું છે। તો સ્પીડ ઝીરો હશે તો બેક ઈએમએફ પણ ઝીરો હશે। તો એનાથી શું થશે, તમારો જે વોલ્ટેજ છે પૂરેપૂરો આર્મેચરને જ મળશે અને એમાંથી ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં આર્મેચર કરંટ ફ્લો થશે। સો એને રોકવા માટે, એને કંટ્રોલ કરવા માટે આપણે શું યુઝ કરીશું અહીંયા, સ્ટાર્ટરનો। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से आपको समझना है, मोस्ट आईएमपी है फ्रॉम द जीटीयू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गेटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।